हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए है। आराम से और ध्यान से पूरा लेक्चर देखेंगे तो अपने को वो चीज़ें सिखाई जा रही होंगी जो अपने एक्चुअल में आईआईटी एडवांस में या मेंस में काम आएंगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और यहाँ पे एम ये है बच्चे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो वहां से आप फिर कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए। तो क्या आप तैयार हैं? तो देखिए बच्चे, आज का अपना टॉपिक है वर्त का लेक्चर नंबर 5, जिसमें अपन देखेंगे प्राचलिक रूप। जैसे रेखा का प्राचलिक रूप देखा था वैसे ही वर्त का प्राचलिक रूप भी होता है। क्या तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, बिल्कुल प्राचलिक रूप। तो ये अपन वर्त के विभिन्न रूप देख रहे हैं, तो अब आ चुके हैं प्राचलिक रूप पे। तो इसमें वर्त का प्राचलिक रूप कैसे अपने को हेल्प करेगा, कैसे अपन इसको सीखते हैं। तो देखिए बच्चे, क्या होता है, ये वर्त मैंने ले रखा है, इसका केंद्र x1 y1 है। ये वाले वर्त का केंद्र मैंने x1 y1 मान लेते हैं, यहां है और ऐसे ये केंद्र है, ये वर्त है, इसका केंद्र है x1 y1। ठीक है, C इसको बोलते हैं अपन केंद्र x1 y1। अब बच्चे क्या होता है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि इस वर्त पे कोई एक बिंदु के निर्देशांक ले लो, या फिर मैं थोड़ा और अच्छा बोलूं तो मैं ऐसे बोलूं कि एक ये बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक बताइए बच्चे। अब मैं क्या दूंगा इसके लिए? उसके लिए आपको मैं ये दूंगा कि यहां से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। यहां से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इस वाले बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? अगर ये x अक्ष की, देखो x अक्ष के समांतर ही मैंने एक रेखा खींची है, x अक्ष के समांतर ही मैंने एक रेखा खींची है बच्चे, ये x अक्ष के समांतर रेखा है। तो एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक बताइए जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितने कोण बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहा है। तो इसके निर्देशांक आप कैसे बताएंगे मेरे को? तो करिए, कोशिश करिए। तो देखो बच्चे, इस बिंदु के निर्देशांक लाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और इसके निर्देशांक मान भी लेते हैं एक्स वाई है। माना इसके निर्देशांक एक्स वाई है, तो क्या बच्चे इस बिंदु के निर्देशांक आप बता पाओगे मुझे? और ये वर्त की त्रिज्या है ये आर, ये आर है, ये सी है। तो देखिए बच्चे, ये वाली दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। देखिए बच्चे, यहां से यहां की दूरी, ये इसका इधर घटक ले लिया आर कोस थीटा और इधर ले लिया आर साइन थीटा। घटक लेना आता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे। हाँ, तो अब बताओ, ये तो आया मेरा घटक से। अब अगर मैं ये बोलूं कि आपको कि ये दूरी कितना होगा बच्चे, ये दूरी कितना होगा, तो अगर आप निर्देशांक की बात करें तो ये x माइनस x1 होगा क्या? तो ये दूरी होगा बच्चे x माइनस x1। ध्यान से देखिए बच्चे, ये दूरी x है, ये x1, x माइनस x1। ऐसे ही ये दूरी निकालना है तो ये होगा इनके y निर्देशांकों का अंतर, ये y माइनस y1, तो ये होगा y माइनस y1। अब यहां से भाई ये दूरी मैंने दो तरीके से लिखी, एक घटक वाले से, दूसरा निर्देशांक। अब यहां से मैं बहुत जल्दी y का वैल्यू ला सकता हूं, y माइनस y1 इक्वल टू आर साइन थीटा। तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, y1 प्लस आर साइन थीटा। और ऐसे ही जब मैं यहां से देखूंगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा। अब बच्चे यहां पे देखो, इस बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं भाई, x और y का ही तो वैल्यू चाहिए था। देखो x1 y1 केंद्र से पता है, r त्रिज्या पता है, थीटा भी पता है, तो ये इसके निर्देशांक आ गए। तो इस बिंदु P के निर्देशांक जो है, P के निर्देशांक है वो x1 प्लस आर कोस थीटा, कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। और इस बिंदु P को अपन बोलते हैं बच्चे प्राचलिक बिंदु। प्राचलिक बिंदु, ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी। प्राचलिक बिंदु तो मतलब x एक्सिस से थीटा कोण बनाए तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे ये, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे ये। अब इससे अगर मैं समीकरण की बात करूं, प्राचलिक समीकरण, तो वो भी आ जाएगा। कैसे? तो वो तो यहां से देखो, y माइनस y1 इक्वल टू बटे में साइन थीटा इक्वल टू आर। यहां से देखिए बच्चे, इसका मान निकालिए y माइनस y1 बटे साइन थीटा, और यहां से भी अगर आप मान निकालेंगे x माइनस x1
बटे cos थीटा इक्वल टू r। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, तो इसको ध्यान से लिखेंगे तो क्या आ रहा है बच्चे, x माइनस x1 बटे cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बटे sin थीटा इक्वल टू r। और ये समीकरण बच्चे वैसा ही है जैसा अपन सरल रेखा में लाए थे, जैसा अपन कहां लाए थे बच्चे, सरल रेखा में लाए थे। अरे लिख लेना अभी, अभी सुन लो, आराम से सुन लो, बिल्कुल प्रॉपर टाइम दिया जाएगा और नोट्स भी दिए जाएंगे, तो टेंशन ना ले, अभी ध्यान से सुने। ये जो समीकरण है बच्चे, ये ठीक वैसा ही है जैसा अपन सरल रेखा का समीकरण लाए थे, तो ये बिल्कुल ऐसा है। तो फिर अंतर क्या है, फिर अंतर क्या है, तो देखो बच्चे, यहां पे ये वर्त का समीकरण है, तो यहां पे r क्या है, r जो है वो है वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, और वर्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चे, अचर हो गई, तो ये तो अचर है, मतलब यहां पे r वर्त की त्रिज्या है जो कि अचर है, मतलब बदलेगा नहीं। और थीटा क्या है, थीटा कोण है, या इसको बोलते हैं प्राचल, प्राचल मतलब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण, धनात्मक दिशा से कोण है। और ये कोण बच्चे कैसा है, अचर है, मतलब ये प्राचल है। प्राचल मतलब क्यों, क्योंकि ये बदलेगा, जैसे जैसे थीटा को इधर ले जाओगे तो पॉइंट, मतलब यहां बदलने वाली चीज कौन है, थीटा, तो जो चर होता है उसको बोलते हैं प्राचल, तो इसलिए यहां थीटा प्राचल है बच्चे। तो और रेखा वाली समीकरण में क्या होता था बच्चे, रेखा में भी यही सेम ही समीकरण था, वहां पे r तो होता था प्राचल और थीटा होता था स्लोप। तो अगर रेखा वाले की बात करें तो वहां पे भी यही समीकरण आता था, पर रेखा में क्या होता था स्पेशल, रेखा में r प्राचल होता था बच्चे, और थीटा क्या होता था, अचर होता था। रेखा वाली में ये होता था, रेखा वाले में ये होता था, और वर्त वाले में क्या हो गया, r वर्त की त्रिज्या होगी और थीटा प्राचल हो गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन छोटा सा आना ये भी चाहिए कि सर इसमें क्या था, r प्राचल था, थीटा अचर था, इसमें थीटा अचर था, इसमें r अचर है। अब अगर सर कुछ ऐसा हो जाए, तो ये डब्बा बना के लिख लो बच्चे, अगर मैं बोलूं कि यही समीकरण है, इसमें r भी प्राचल हो जाए और थीटा भी प्राचल हो जाए, मतलब दोनों ही बदलने वाले हो जाए, मतलब r को भी आप बदल पाओ और थीटा को भी आप बदल पाओ, तो फिर तो क्या हो जाएगा बच्चे, मतलब r का मान भी आप बदल सकते हैं, तो मतलब कितनी भी त्रिज्या का आपको वर्त मिल सकता है। और थीटा का भी मान बदलें, तो थीटा का भी मान बदल सकते हो आप, थीटा का कोई भी मान रख सकते हो और त्रिज्या का भी कोई भी मान रख सकते हो, तो फिर ये समीकरण क्या होगा, फिर ये समीकरण किसको दर्शाएगा। अगर ऐसा हो जाए, अब ध्यान से सुनना, कौन की चीज है क्या, अगर r भी बदल सकते हो आप, मतलब इस वर्त की त्रिज्या भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो और थीटा को भी आप किधर भी घुमा सकते हो, तो फिर ये समीकरण किसको दर्शाएगा। फिर तो बच्चे इसमें कोई भी बिंदु ले लो, इस वाले समतल में कोई भी बिंदु ले लो, सब बिंदु आ जाएंगे। जैसे ये बिंदु लिया तो इसके लिए r का मान यहां से यहां तक और थीटा का मान ये, तो कोई भी बिंदु जो आपके मन में आए वो बिंदु लिखो। ये लिया बिंदु, ये बिंदु का लेना हो, ये बिंदु का लेना हो, ये बिंदु क्या लेना हो, तो कोई भी बिंदु लो बच्चे, ये बिंदु भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि r का मान यहां से यहां और थीटा का मान ये बिंदु आ जाए, r का मान इतना और थीटा का ये बिंदु आ जाएगा, r का मान इतना और थीटा का मान इतना। तो कोई भी बिंदु लो बच्चे, कोई भी बिंदु लो, ये वाला भी आ जाएगा, ये r का मान और थीटा का मान इतना। तो अगर दोनों को ही चर कर दिया तो अपन ये जो समीकरण है, एक्स वाई समतल के जितने बिंदु है सबको दे देगा। तो अगर ये दोनों चर हो जाते हैं तो बच्चे ये समीकरण किसका होगा, ये समीकरण किसके लिए हो जाएगा, यही सेम समीकरण ये संपूर्ण एक्स वाई प्लेन को दर्शा देगा, संपूर्ण एक्स वाई समतल। अगर इसमें मैं r और थीटा दोनों को चर करूं तो तुम कहीं पे भी बिंदु लो बच्चे, उसको ये दर्शा सकता है। अरे समझ में आया ये क्या बोला मैंने बोला ये बिंदु लो, तो इस बिंदु के लिए मेरे को देखो r का मान तो इतना रखना पड़ेगा और थीटा का मान यहां से यहां, तो आ जाएगा ना बच्चे ये बिंदु भी आ जाए। कोई सा भी जहां पे तुम हाथ लगाओ इस एक्स वाई समतल में कोई सा भी बिंदु लो, वो बिंदु ये वाली समीकरण दे देगा। क्या मतलब उस इस वाले बिंदु के लिए r का मान यहां से लेके यहां तक, थीटा का मान ये, खत्म। तो दोनों प्राचल हो जाएं तो ये समीकरण किसको दर्शा देगा, संपूर्ण एक्स वाई प्लेन को। और
जब आर प्राचल था, थीटा अचर था, तब ये था रेखा का। और अगर आज वह आर अचर और थीटा प्राचल है तो बच्चे किसका है, ये वर्त का समीकरण। तो समीकरण एक ही है, समीकरण क्या है, एक ही है, पर ये अलग अलग काम कर देता है। अब खास आते हैं अपन कि वर्त में इस समीकरण का अपन कैसे यूज करेंगे, या क्या यूज है सर, कैसे अपने को थोड़ा बहुत याद रखना है तो कैसे रखना है यहां पे। तो देखिए बच्चे, ये रहा वर्त दिश के लिए, वर्त दिश के लिए प्राचलिक समीकरण। तो ये अगर प्राचलिक समीकरण, इससे अपन ज्यादा यूज करते नहीं है अपन, जैसे अपन ने रेखा में भी प्राचलिक बिंदु से ही यूज करा था सब, वैसे ही ये तो दिखाने के लिए होती है, बाकी यूज किसका होता है, वर्त, वर्त पी थीटा। ये क्या बकवास है, पी थीटा ये क्या है, पर प्राचलिक बिंदु, ये है बच्चे पी थीटा x1, वर्त का लिख लो बच्चे थोड़ा सा सही, वर्त का, वर्त थोड़ा सा अच्छा और हो सकता है, मतलब ये क्या है बच्चे, प्राचलिक बिंदु है ना, ये क्या है, ये है क्या है, प्राचलिक बिंदु। वर्त दिस प्राचलिक बिंदु है ये x1 प्लस आर कोस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, जो अभी अभी अपन लाए थे, यही प्राचलिक बिंदु है। देखो ये लाए थे, तो प्राचलिक बिंदु है बच्चे ये क्या है, प्राचलिक बिंदु, ये है प्राचलिक समीकरण, ये है प्राचलिक बिंदु। अब यहाँ पे r क्या है, r है अचर जो कि है वर्त की त्रिज्या, थीटा है चर, चर या प्राचल, एक ही बात होता है। अब थीटा का मान कहां से कहां होगा, तो लास्ट वाले में अपन देख रहे थे ना बच्चे, थीटा का मान कितना भी हो सकता है, ये कितना भी हो सकता है थीटा का मान। तो थीटा का मान कहां से कहां, या तो 0 से 2 पाई ले लो पूरा एक चक्कर, या तो 0 से 2 पाई तक ले लो, या फिर बच्चे थीटा का मान आप क्या ले सकते हो, -पाई से पाई तक, मतलब पूरा एक राउंड आना चाहिए बच्चे, पूरा एक राउंड आना चाहिए। जैसे ये वाला था ना भाई, थीटा का मान यहां से लेना शुरू किया तो ये भी हो सकता है, यहां पे भी आ सकता है, तो इतना मान भी आ जाएगा। तो 0 से 2 पाई या -पाई से पाई, मतलब पूरा एक यहां से यहां पूरा एक राउंड होना चाहिए, मतलब 2 पाई का अंतराल कोई भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, तो थीटा के ये मान हो सकते हैं। अब इसी का स्पेशल केस, अगर अपना वर्त ये हो x² + y² = r², तो इसके लिए प्राचलिक बिंदु क्या हो जाएगा, इसके लिए प्राचलिक बिंदु, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर बच्चे, x1 और y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 0। तो इसके लिए प्राचलिक बिंदु क्या आ जाएगा, इसके लिए सीधा ही बच्चे आ जाएगा P, जो बिंदु आएगा r cos θ, r sin θ। तो इस वाले वर्त के लिए प्राचलिक बिंदु क्या आ जाएगा बच्चे, r cos θ r sin θ। कैसे, इसमें x1 और y1 का मान 0 हो जाएगा, x1 और y1 का मान 0 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है वर्त के लिए, ये है जाएगा x बराबर r cos θ और y बराबर r sin θ। तो इस वाले वर्त के लिए ये हो जाएगा, बाकी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, कुछ भी अलग नहीं है बच्चे, बस प्राचलिक बिंदु याद रख लो, यहीं से समीकरण आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो x1 + r cos θ, y1 + r sin θ, यहां प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, ध्यान से, क्या बात क्लियर है। तो एक चीज याद रखेंगे तो सब हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करना है वो समझेंगे। हाँ, वर्त के लिए प्राचलिक समीकरण लिखिए, तो इस वर्त के लिए प्राचलिक समीकरण लिखना है या प्राचलिक बिंदु लिखना है। तो देखो प्राचलिक समीकरण लिखने के दो तरीके हैं बच्चे, एक तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर x1 + r cos θ और y बराबर y1 + r sin θ, या तो ऐसे लिख दो, ये भी प्राचलिक समीकरण ही होता है, या फिर इसी को ऐसे भी अपन करके लिख सकते हैं। पहले तो इस फॉर्मेट में ले आते हैं। अब x1 y1 क्या होता है, x1 y1 क्या होता है, इसका केंद्र, x1 y1 तो क्या होता है बच्चे, केंद्र। तो क्या इसका केंद्र ला सकते हैं अपन, कितना आ जाएगा, -g - f 2,1। और ये जो r होता है वो क्या होता है, इसकी त्रिज्या। तो r कितनी आ जाएगी, r क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -1 दैट इज 2। तो r का मान आ गया, और x1 y1, तो x बराबर x1 2 + 2 cos θ और y1 y इक्वल टू y1 ये आ जाएगा 1 आ जाएगा + 2 sin θ। तो ये आ जाएगा बच्चे प्राचलिक समीकरण। या तो इसको इस फॉर्मेट में लिख लो, या तो ये फॉर्मेट लिख के दे दो, ऐसे लिख के दे दो, या फिर इसी को थोड़ा अच्छे से लिख के दोगे तो x - 2 cos θ,
x माइनस टू बाई कोस थीटा, यहां से r का मान आ जाएगा, यहां से y माइनस वन बाई साइन थीटा इक्वल टू 2, ऐसे लिख दो x माइनस एक्स वन बाई कोस थीटा, y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल टू r। तो इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में एक ही बात है बच्चे, प्राचलिक समीकरण के लिए कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर x1 ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है और ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है। क्या बात क्लियर है? हाँ, बस जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए आराम से कि हाँ ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी वर्त आए सीधा सीधा क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा सा कि वर्त के लिए कार्तीय समीकरण याद करो। अब ये वर्त का इक्वेशन है, इसके लिए कार्तीय समीकरण याद करो। तो कार्तीय कैसे लाओगे यहां से? तो देखो बच्चे, ऐसा जो क्वेश्चन आएगा ना कि कार्तीय समीकरण लाओ, तो यहां से किसको हटा देना है? थीटा को हटा देना है। या तो भाई इसका उससे कंपेयर करके कर लो, या तो ऐसा कर लो x बराबर x1 प्लस आर कोस थीटा और y बराबर y1 प्लस आर साइन थीटा, इससे कर लो। या तो इससे करोगे तो देखो x1 का मान मिल जाएगा x1 y1, x1 ये केंद्र मिल जाएगा वर्त का, केंद्र क्या है -2,3, केंद्र है -2,3 और त्रिज्या का मान देखो 3 है। तो यहां से x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो या तो ऐसे ले आओ, या तो ऐसे ले आते तुम, या फिर देखो ऐसा जो समीकरण हो और उससे कार्तीय समीकरण में जाना हो तो बच्चे क्या करना पड़ेगा अपने को? तो अपने को यहां से थीटा को हटाओ। मतलब ये बहुत से क्वेश्चंस में आ जाएगा, अगर ऐसा कोई समीकरण दिया हो और इससे कार्तीय समीकरण, क्योंकि यहां तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो कार्तीय समीकरण लाने के लिए क्या होता है? थीटा को हटाओ। तो थीटा को कैसे हटाएं? तो इसमें लिख लेते हैं x प्लस 2 बराबर 3 cos थीटा, और ऐसे ही y माइनस 3 इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब थीटा को हटाने के लिए देखो इसका और इसका वर्ग कर देते हैं, वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो ये देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अरे भाई वर्ग करके जोड़ रहे हैं यार, समझ जाओगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि वो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाना है, तो इसीलिए। और जब भी साइन थीटा और कोस थीटा आता है तो ऐसे ही हटाते हैं बच्चे, 9 आ जाएगा, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ऐसे। तो बच्चे ये है जनरल तरीका। अगर आपको साइन थीटा कोस थीटा में कुछ भी लिख के मिले तो वहां से कार्तीय समीकरण लाने के लिए थीटा को हटा दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो ये था बिल्कुल बेसिक इंट्रो इसका कि हाँ क्या है, मतलब ऐसा समीकरण दिया है तो इससे ये समीकरण ला सकते हैं, मतलब इनको समझ तो सकते हैं अपन क्या है। पर अब बात है इनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए बच्चे ये वाला क्वेश्चन अब कम से कम आप 5 मिनट ट्राई करें, इसके बाद ही इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, 5 मिनट कम से कम ट्राई करें। हाँ, तो इसके बाद देखें कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे। तो वर्त पर स्थित बिंदु, वर्त है एक, वर्त है जो भी है मैं यहां बना रहा हूं 1 1, इसका केंद्र 1 1 है और वर्त पर स्थित एक बिंदु, वर्त पर एक स्थित बिंदु है, ये केंद्र 1 1 है और इस वर्त की त्रिज्या भी देख लेते हैं भाई कितना है। त्रिज्या क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, 4 का रूट 2, तो वृत्त की त्रिज्या 2 है। तो इस पर स्थित एक बिंदु, अब स्थित ये बिंदु दिख रहा है कहां पे है? लगभग इधर ही है कुछ, 2,1 प्लस रूट 3, ये बिंदु। वर्त पर स्थित एक बिंदु, यहां पे एक ऐसा बिंदु है, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा कौन सी होती है? इधर वामावर्त दिशा में π/2 कोण से केंद्र के सापेक्ष, मतलब इसके केंद्र के सापेक्ष वामावर्त दिशा में घूमता है, कितना? 90 डिग्री। देखो π/2 कोण से केंद्र के सापेक्ष परिधि पे घूमता, मतलब इसको घुमा दिया गया, कितने डिग्री से? 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से घुमा दिया गया। तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब ये पहले बिंदु यहां था P1, अब ये P2 पोजीशन में आ गया, इस पोजीशन में इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक पहले यहां था, घुमा के यहां ले आए, तो आप निर्देशांक कैसे निकालोगे तुम?
तो बात यही है कि इसके निर्देशांक कैसे निकालें। तो देखो बच्चे, इसके निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं अपन ये करते हैं कि पहले अपन ये देख लेते हैं कि पहले वाला जो बिंदु था वो कितने कोण पे था, थीटा। तो ये थीटा कोण पे था। अब जो दूसरा बिंदु है मैं उसको अल्फा बोल देता हूं, अल्फा कोण बना रहा है। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा बराबर 90 प्लस थीटा। अल्फा मतलब यहां से कितना कोण बना रहा है, अल्फा। यहां से कितना कोण बना रहा है, अल्फा। तो ये कोण अल्फा बना रहा है और अल्फा का मान क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 90 डिग्री। तो अपने को जो लास्ट वाला बिंदु चाहिए, P2 चाहिए। P2 के लिए क्या है बच्चे, ध्यान से देखिए, P2 बराबर x1 प्लस आर कोस अल्फा y1 प्लस आर साइन अल्फा। यही चाहिए क्या, यही चाहिए क्या। अगर अपन कोण की बात करें तो यही चाहिए क्या। अब अल्फा का मान यहां से यहां रख देते हैं और उसका मान भी रख देते हैं P2। x1 y1 का मान ये रहा, ये केंद्र है। तो x1 1 प्लस त्रिज्या है 2 कॉस अल्फा का मान है 90 प्लस थीटा और y1 1 प्लस 2 साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो बच्चे ध्यान से देखिए 1 प्लस, अब cos 91 प्लस थीटा तो साइन थीटा होगा और माइनस का तो -2 साइन थीटा, और ये क्या होगा, cos थीटा होगा और प्लस का रहेगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब इस थीटा का मान आ गया तो काम हो जाएगा, इस थीटा का मान आ गया तो काम हो जाएगा। थीटा का मान कैसे आएगा, ये P1 क्या है, P1 ये क्या है, ये क्या है, P1 क्या है, r cos थीटा, x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा। ये होगा क्या, ये P1। तो देखिए बच्चे 2 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 1 प्लस r का मान कितना है 2 cos थीटा कॉमा 1 प्लस 2 साइन थीटा। इनके तुलना कर देते हैं, ये दोनों ही P1 के निर्देशांक है, इनकी तुलना कर दो। तो यहां से देखो इसको और इसको तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा। तो cos थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चे, cos थीटा का मान कितना आ जाएगा 1/2। cos थीटा का ही मान आ गया, ऐसे ही sin थीटा का मान निकालो यहां से, इसकी और उसकी तुलना करके। तो sin थीटा इक्वल टू, या ऐसे कर दो 1 प्लस √3 इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा का ही मान आ गया बच्चे 1 प्लस 1 भी है भाई, तो इधर से आ जाएगा साइन थीटा √3/2। अब या तो थीटा का मान निकालो, पर थीटा का क्यों निकालने बच्चे, अपने को साइन थीटा कोस थीटा का मान चाहिए था, दोनों ही आ रहे हैं तो यहाँ पुट कर दो। तो P2 बराबर 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा का मान देखिए √3/2 और cos थीटा का मान देखिए 1 प्लस 2 cos थीटा का मान 1/2। तो ये आ गया P2 आ गया 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस, हाँ अच्छा नहीं पता चला, 11th वाले बच्चे जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए बहुत भयानक क्वेश्चन हो जाता है बच्चे। अगर आप ध्यान से करोगे तो समझ पाओगे कि अच्छा ये इसको घुमाया था इसलिए सर ने इसको अल्फा मान लिया, फिर ये करा, थीटा का मान जरूरत पड़ा तो थीटा का मान कहां से ले आए सर ने, सर थीटा का मान इधर से ले आए। या फिर यहाँ पे वही थीटा क्लियरली पता चल रहा है दोनों ही प्लस के हैं, ये भी प्लस और थीटा का मान भी दिख रहा है आपको। थीटा का मान कितना 60 डिग्री है क्या, तो थीटा का मान ये 60 डिग्री डाल दो, या सीधे सीधे मानी तो मान ही डाल दिए सीधे सीधे। क्लियर है क्या बच्चे बात, तो बहुत अच्छे से करिएगा, ऐसा ही कुछ होगा। क्लियर है, अरे अच्छे से करो, अच्छे से देखो, अच्छे से करो, समझ जाओगे बच्चे, बहुत आराम से समझ जाओगे। हाँ अब क्वेश्चन कैसे आता है इस पे, और रियलिस्टिक क्वेश्चन कैसे आता है, यदि ये है तो दिस का अधिकतम और न्यूनतम मान याद करें। x² + y² = 4 है, तो इसका अधिकतम और न्यूनतम मान याद करें। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका भी मैं लिख के बताऊंगा, पर अभी क्या करोगे, मतलब x और y, x² + y² ये है, तो इसका अधिकतम और न्यूनतम मान याद करो। तो ऐसा जब बच्चे प्रतिबंध दिया जाएगा कि ये तो वर्त है, ये तो वर्त है, तो एक वर्त दिया जा रहा है x² + y² = 4 और पूछा जा रहा है इसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो अब x और y क्या है, x और y तो इस पे स्थित बिंदु के निर्देशांक है ना बच्चे। भाई ये जो वर्त है, ये जो वर्त है, ये बच्चे किसका, x y का ही तो बिंदु पथ है।
तो x और y इस वर्त के किसी बिंदु के निर्देशांक तो है, x और y मतलब इस पे स्थित बिंदु है, वो इसको संतुष्ट करे। तो ये वर्त है और फिर पूछा जा रहा है इसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करें, तो क्या करेंगे अब? तो बच्चे ये वर्त पे स्थित बिंदु है, तो इसलिए ऐसा जब भी, या फिर इसी को ऐसे लिख दे, यदि बिंदु पी एक्स कोमा वाई वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पर स्थित है, तो आगे का ये बात करें, तो इसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करें। या तो ऐसा दे दे या ऐसा नहीं दे कि ये इतना भी दे दे, तो भी एक ही बात होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। इसका मतलब इसको संतुष्ट करने वाले एक्स और वाई के मान कहां पे रहेंगे? इस वर्त के ऊपर रहेंगे। ध्यान से सुन लो, सब में आएगा ये, चाहे परवलय हो अति परवलय हो, सब में आएगा। ऐसा दिया जाएगा एक बिंदु इस वर्त पे है, एक बिंदु इस परवलय पे है, एक बिंदु इस दीर्घ वर्त पे है, तो अब इसका अधिकतम और न्यूनतम मान बताओ, अब इसका अधिकतम और न्यूनतम मान बताओ। ऐसा आएगा ही आएगा। तो अब अपन क्या करेंगे? तो फिर ऐसा जब आए बच्चे कि एक बिंदु है इस पे स्थित रहता है, तो इसका अधिकतम न्यूनतम, तो ऐसे में प्राचलिक बिंदु का काम आता है। या कभी भी ऐसा होना कि एक बिंदु इस वक्र पे है या ये इस पे वक्र पे है, और उसके बारे में आगे कुछ बोल रहा हो, तो बच्चे ऐसे सिचुएशंस में अपन क्या करते हैं, उस वक्र पे एक बिंदु मान लेते हैं। तो उस वक्र पे एक बिंदु मान लेते हैं, और वक्र पे बिंदु मानने का सबसे सुंदर तरीका होता है प्राचलिक बिंदु मान लो। तो इस पे एक प्राचलिक बिंदु मान लो। तो ऐसा कुछ भी आए कि इस पे एक बिंदु है, या ये एक्स और वाई इस संबंध को संतुष्ट कर रहे हैं, मतलब ये हो गए वर्त के सभी बिंदु। तो फिर क्या करते हैं, माना बिंदु जो एक्स वाई है, पी एक्स और वाई के मान है, वो क्या मानेंगे? पी आर कोस थीटा आर साइन थीटा। इसके लिए आर कोस थीटा आर साइन थीटा ही हो जाएगा ना बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स का मान क्या मान लो? आर कितना है इसका? 2, तो 2 कोस थीटा, और वाई का मान क्या हो जाएगा बच्चे? 2 साइन थीटा। तो एक्स और वाई के मान यहां पे मान लेना, 2 कोस थीटा और 2 साइन थीटा। तो अब ये मान हमेशा ही इसको तो संतुष्ट करेंगे। अब इसका मान निकाल लो, तो अब इसका मान क्या आ जाएगा? अब 3x प्लस 4y कितना आ जाएगा? 3x, तो ये आ जाएगा 6 कोस थीटा, 6 कोस थीटा प्लस 6 2 8 साइन थीटा, मान रख दो यहाँ पे 8 साइन थीटा। अब ये है त्रिकोणमिति बच्चे, ये है त्रिकोणमिति। a साइन x प्लस b कोस x का मान कहां से कहां होता है? माइनस, अरे पता नहीं, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, इसका मान कहां से कहां होता है बच्चे? इसका मान होता है माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। इतना ही होता है क्या बच्चे? तो ये इसका मान होता है, ये इसका न्यूनतम और अधिकतम मान होता है। तो इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा? माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये त्रिकोणमिति से अपने को आना चाहिए। तो ये माइनस का 10 और प्लस का 10। तो अधिकतम और न्यूनतम मान क्या है बच्चे? अधिकतम तो 10 और न्यूनतम कितना? -10। तो न्यूनतम -10 आ गया और अधिकतम कितना आ गया? 10। क्लियर है क्या बात? तो ऐसा होगा और सब में ही होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। तो क्या दिया जाएगा? ऐसा ही कुछ फीलिंग। अब यहां से फील भी आना चाहिए, मतलब ये दिया है और इसका मान पूछा है, तो इसका मतलब ये देने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक्स और वाई वो बिंदु है जो इस वर्त पे स्थित है। तो अब वर्त पे स्थित बिंदुओं के लिए इसका न्यूनतम अधिकतम मान पूछ लिया, तो आप क्या करोगे फिर? आप क्या करोगे बच्चे? फिर ये करोगे कि उस वर्त पे ही कोई प्राचलिक बिंदु ले लोगे और फिर उससे निकाल दो। तो हमेशा यही करना है कि अगर एक वक्र पे कुछ बिंदु दिए, उसके बारे में आगे कुछ बातें कर रहा है, उन्हीं बिंदुओं को लेके तो उस वक्र पे प्राचलिक बिंदु मान लेना और काम हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, इससे क्वेश्चंस को करने का एक और भी तरीका होता है,
जब ये वाले तरीके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है, या एक स्पेशल क्वेश्चन बोलूँगा मैं वो, तो वो भी अपन आगे जैसे मान लो आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो एक और चीज़ है। बाकी यहाँ से अपन कर सकते, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसका अधिकतम मान ज्ञात करो। ये अब शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें कहां से वर्त का फीलिंग आएगा, क्या आएगा, तो देखो बच्चे बहुत ही गजब से देखोगे ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 4 है, तो ये वैसा ही है ठीक जैसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 था। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 था। तो इसके लिए भी आप एक बार ट्राई करके देखिए कि कैसे आप मान निकालेंगे, कैसे आप मान निकालेंगे। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो बच्चे इसमें भी अपन क्या करेंगे, P बराबर आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, P बराबर 2 कोस थीटा और Q बराबर 2 साइन थीटा, मतलब यही सेम वर्त वाला जैसा का जैसा ही है बच्चे। ये बस एक्स वाई की जगह क्या ले लिया है, P और Q, तो इसलिए P बराबर कोस थीटा, x बराबर आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, और इसमें क्या ले लिया है, m और n। अब यहां भाई आपने थीटा लिया तो यहां कुछ अलग लेना पड़ेगा, m बराबर आर कॉस, अब थीटा तो नहीं ले सकते, कुछ अलग ले लो, आर कॉस एल्फा, और n बराबर आर साइन एल्फा। भाई ये भी ऐसा ही है सही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसलिए, और r का वैल्यू इसके लिए कितना है, एक, तो ये आ जाएगा m बराबर cos अल्फा और n बराबर sin अल्फा। तो देखो बच्चे कई बार ऐसा कर देता है, एक्स वाई की जगह पी क्यू दे दिया, तो ऐसे नहीं करना है कि क्या हो गया भाई बच्चे, जो x और y था उसी के जगह p और q दिया गया, तो ये भी बात आ जाएगी, या तो आराम से आ जाएगा ये भी। तो इसलिए पी क्यू को ये मान लो, देखो इनके बारे में ये दिया, फिर बोला इसका अधिकतम मान पूछो, तो इसलिए ये और ये पहले ये देखना पड़ेगा, फिर इसको। तो अब अपन इसका बात कर सकते हैं। अब अगर इसका बात करें तो पी एम प्लस क्यू एन, तो पी की जगह ये वैल्यू डालो 2 cos थीटा, इंटू एम की जगह क्या डालो cos अल्फा, प्लस क्यू की जगह 2 sin थीटा, एन की जगह sin अल्फा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 2 कॉमन आ जाएगा, cos थीटा cos अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। इसको देख के किसी की याद आ रही है क्या, इसको देख के किसी की याद आ रही है क्या, थीटा माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा बच्चे। अब देखो cos थीटा माइनस अल्फा, अब cos के अंदर कुछ भी हो, इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, इसका मैक्सिमम मान, अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1, तो इसलिए 2, तो यही आंसर। इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, cos थीटा माइनस अल्फा, इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है, इसलिए 2 गुना 1 बराबर 2 आ गया। तो बात क्या है, बात क्या है, बात केवल इतनी सी है कि अगर ऐसा अपने को थोड़ा बहुत भी फील हो जाए कि अच्छा ये दिया है, फिर इसका अधिकतम न्यूनतम पूछा है, इसका मतलब ये तो वर्त जैसा लग रहा है, तो क्यों ना इस पे प्राचलिक बिंदु मान लें, इस पे भी मान लें, क्योंकि ये बिंदु इसको हमेशा संतुष्ट करेगा, ये भी हमेशा संतुष्ट करेगा, तो फिर इनका यूज अपन आगे कर लिया। क्या बात क्लियर, बिल्कुल। तो अब बच्चे वर्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, तो ये कुछ लिखा है, एस इसको बोलते हैं, P1 ये है, x1 y1 ये है, तो ये S1, इसको S1 बोलते हैं। फिर अपन मतलब S1 क्या है, ये बिंदु इसके अंदर पुट किया तो इसका मान है S1। ये वाला वर्त था, इसको S नाम दिया, तो S नाम दिया तो ये तो वर्त था, ये बिंदु था तो इसको इसमें पुट किया तो ये S1 है। अब कोई बिंदु देखो, एक वर्त है, इसका समीकरण ये है। अब कोई बिंदु है तो वो वर्त के बाहर भी हो सकता है बच्चे, और वो वर्त के ऊपर भी हो सकता है, और वो वर्त के अंदर भी हो सकता है। तो बिंदु के लिए बच्चे कितनी पोजीशन है, वर्त के बाहर है, वर्त के अंदर है, या वर्त के ऊपर है। तो ये बात क्लियर है कि बिंदु वर्त के अंदर भी हो सकता है, वर्त के बाहर भी हो सकता है, और वर्त के ऊपर भी हो सकता है। तो अब इनके लिए क्या कंडीशन आए, और ये सेम चीज 4 बार आएगी,
सेम टू सेम चीज, परवलय, अति परवलय, दीर्घवर्त। अब बच्चे क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर ये बिंदु बाहर है, जैसे P बिंदु यहां पे है मेरा, P बिंदु यहां पे है, तो क्या कंडीशन लगाऊं, P से C की जो दूरी आ रही है, तो यहां पे कंडीशन क्या लगाऊं, दो बाहर है, क्या बिंदु बाहर बिंदु है, ये बिंदु मान लो बाहर है, तो बाहर वाले बिंदु के लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, बाहर वाले बिंदु के लिए कंडीशन, P बाहर है, तो P बाहर है तो क्या कंडीशन लगाऊं, PC ग्रेटर देन R, क्या P से C की दूरी जो होगी वो R तो यहीं तक खत्म हो जाएगी, PC का जो मान है वो ग्रेटर देन R होगा, तो PC, अब PC क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो लिख दीजिए बच्चे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लिख दीजिए, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, ये है ग्रेटर देन R, R क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसको देखिए बच्चे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2f(y1) प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन, स्क्वायर करा तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए बच्चे, इस जी स्क्वायर से ये जी स्क्वायर गया, एफ स्क्वायर, इस सी को इधर लाओ, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, थोड़ा अच्छे से जमा देंगे तो gx1 प्लस 2f(y1) प्लस सी ग्रेटर देन 0। और इसको अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये क्या है, ये S1 ही है क्या, तो S1 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो S1 है ग्रेटर देन 0। तो देखिए बच्चे, अगर ये बिंदु बाहर है तो इसके लिए S1 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यही लिखा गया। देखो, यदि S1 ग्रेटर देन 0 है तो बिंदु वर्त के बाहर, तो S1 ग्रेटर देन 0 है तो बिंदु वर्त के कहां होगा बच्चे, बाहर। और दूसरा, अगर वर्त के ऊपर बिंदु होता तो PC बराबर आ रहा था, मतलब यहाँ इक्वल टू का चिन्ह, यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, तो ये तो S1 बराबर 0 आ जाता क्या, 0। और बच्चे वो तो पता ही है, अगर बिंदु वर्त के ऊपर है तो वो इसको संतुष्ट करेगा, मतलब इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे अगर बिंदु वर्त के अंदर होता, यहां होता तो क्या आता बताओ, तो P से C का जो ये डिस्टेंस था, ये P से C का डिस्टेंस था, ये लेस देन R आता क्या, मतलब यहाँ पे क्या आता है, ऐसा चिन्ह, तो यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, तो यहाँ पे भी ऐसा, तो S1 लेस देन 0 आ जाता है। तो S1 लेस देन तो वर्त के अंदर। तो बच्चे बात ये है, और इस पे राज लिखा हुआ है, तो ये क्या ही का राज है, तो राज ये है बच्चे, ये सेम चीज आएगा सब में, और सब में मैं ऐसे ही आपको लिख के बताऊंगा। S ये तो S1 क्या होगा, इसके अंदर बिंदु डाल दिया, फिर अगर ऐसी कंडीशन होगी तो बस यही सेम चीजें सब रहेंगी कि बिंदु बाहर है तो S1 ग्रेटर देन 0, S0 है तो ऊपर और लेस देन है तो अंदर। बस S को लिखने का थोड़ा बहुत तरीका चेंज होगा, बाकी सेम ही होगा। ये वक्र का समीकरण और बिंदु इसमें डालने पे वो S1, बाकी सब थ्योरी सेम रहेगा बच्चे, सब का सब थ्योरी सेम रहेगा। क्या बात क्लियर है? प्रूफ भी देख लिया है, बाकी काम तब होगा जब याद रखेंगे अपन चीजें, अदरवाइज नहीं। तो बिल्कुल बच्चे, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप खुद से करने की कोशिश करो। यदि बिंदु P दिस तथा दिस से बने दीर्घ वर्तखंड में है तो अल्फा के पूर्णांक मानों की संख्या, कि ये वाली रेखा इसको काटेगी, ये एक वर्त है बच्चे, x² + y² = 8, और ये एक रेखा है, इसको काटेगी कहीं ना कहीं, x + y - 1 = 0, ये इसको काटेगी। अब ये क्या बोला है, यदि बिंदु वर्त तथा रेखा से बने दीर्घ वर्तखंड, देखो दो वर्तखंड है, एक ये और एक ये। अब P कौन से में है, P कौन से में, P इसमें है क्या बच्चे, दीर्घ ये है ना, अरे ये तो लघु होता है, ये दीर्घ, ये दीर्घ वर्तखंड है। तो बिंदु P किस में स्थित होगा, इस वाले में स्थित होगा। अगर बिंदु P इस वर्तखंड में स्थित है तो अल्फा के पूर्णांक मानों की संख्या, बहुत ही सही सवाल है बच्चे, आराम से कहीं पे भी फिट हो सकता है। खुद से कर लो,
10 मिनट लगा दो चाहे, पर खुद से कर लो। आईआईटी एडवांस में आया हुआ कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। हाँ, तो बहुत अच्छे से, और रेखा का भी कुछ कुछ यूज होगा, तो ध्यान से करिएगा बच्चे। मैं सॉल्व कर रहा हूं, बस आप अपने हिसाब से करेगा। तो अब देखो, अगर बिंदु P इस वर्तखंड में है तो पहला कंडीशन P वर्त के अंदर होगा, P वर्त के अंदर होगा। पहली बात, P वर्त के अंदर तो होगा तभी तो इसमें आएगा। तो इसलिए S1 लेस देन 0। S1 मतलब क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। ये तो है S। और S1 क्या हो जाएगा, इसमें ये बिंदु डाल दो, इसमें ये बिंदु डाल दो, तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 8 लेस देन 0। तो ये आ गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 लेस देन 0। तो बच्चे 2 को कॉमन लेके काट, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 2, तो अल्फा आ गया -2 और ये 2 प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन वाला यही आ गया। तो यहां से अल्फा आ गया -2 से 2। अब बच्चे वर्त के अंदर है तो ये सही है, पर बात ये है अब ऐसे कैसे पता करें, ये बिंदु तो वर्त के अंदर यहां पे भी रह सकता है, यहां पे भी रह सकता है। तो अब ये कैसे पता करें कि ये बिंदु इधर है। भाई देखो, ये बिंदु ये मैंने लगाया तो ये बिंदु P वर्त के अंदर है, यहां तक क्लियर है। अब मैं ये कैसे हूं कि ये इधर है बिंदु की इधर है, तो इसके लिए क्या कंडीशन लगाएगा, तो इसके लिए देखिए बच्चे, इधर से केंद्र इधर होगा क्या वर्त का, 0 0। तो देखो, अगर इस बिंदु को दीर्घ वर्तखंड में रहना है तो ये बिंदु P और ये बिंदु C इस रेखा के एक ही ओर होंगे क्या। तो बिंदु P दीर्घ वर्तखंड के लिए, देखो दीर्घ वर्तखंड के लिए क्या करना पड़ेगा, दीर्घ वर्तखंड के लिए भाई बच्चे देखो, दीर्घ वर्तखंड में ही वर्त का केंद्र होगा क्या, दीर्घ वर्तखंड में ही, बड़े वाले में ही तो केंद्र होगा वर्त का, और उधर ही ये बिंदु होना चाहिए। तो दीर्घ वर्तखंड के लिए क्या, बिंदु P तथा केंद्र एक ही, केंद्र 0 C रेखा के एक ही ओर हो, रेखा के एक ही ओर हो, एक ही ओर हो, मतलब रेखा के एक ही ओर होना चाहिए। तो ये बिंदु P और C रेखा के एक ही ओर होने चाहिए। तो बच्चे पता है क्या, L1 L2 ग्रेटर देन 0, L1 L2 ग्रेटर देन 0। अरे याद आया, L1 गुणा L2, अगर दो बिंदु रेखा के एक ही ओर हो तो L1 गुणा L2 ग्रेटर देन 0। वेरी गुड वेरी गुड। तो इस रेखा में डाल दीजिए बच्चे। L1 कैसे आएगा, पहले ये बिंदु इस रेखा में डालिए, तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू L2 कैसे आएगा, ये C इस रेखा में डालिए, ये वाला बिंदु इस रेखा में, 0 प्लस 0 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए बच्चे, ये आ गया 2 अल्फा माइनस 1 इंटू -1 ग्रेटर देन 0, -1 से गुणा कर दीजिए, तो 2 अल्फा माइनस 1 लेस देन 0। तो यहां से आ जाएगा अल्फा लेस देन 1/2। अल्फा का मान लेस देन 1/2, और यहां से आया था तो अल्फा का मान देखो 1/2 से छोटा, तो ये 1/2 और ये लेस देन 1/2। तो ये आ गया अल्फा के मान। इसलिए अल्फा क्या हो गया बच्चे, इसलिए अल्फा क्या हो गया, यहां पे लिख देता हूं मैं, अल्फा का रेंज क्या हो गया, -2 से 1/2। तो -2 से 1/2, -2 से 1/2, इतना ही मान आया भाई। ये वाला तथा ये वाला दोनों होनी चाहिए ना रे बच्चों, दीर्घ वर्तखंड के लिए वर्त के अंदर भी होना चाहिए, तथा ये दोनों बिंदु इस रेखा के एक ही ओर होने चाहिए। क्या बात क्लियर है बच्चे। तो इसलिए दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। अल्फा के पूर्णांक मान कौन कौन से आए, -1, देखो -2 नहीं है, यहाँ खुला ब्रैकेट है, और 0। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, अल्फा के पूर्णांक मानों की संख्या पूछी है बच्चे, तो कितना हो जाएगा 2। आंसर कितना हो जाएगा, 2 पूर्णांक मान है, -1 और 0। क्या बच्चे बात क्लियर है। तो बच्चे अब जो भी चलेगा वर्त में वो सब 4 बार रिपीट होने वाला है, तो एक बार अच्छे से कर लो, कभी वापस फॉर्मूला ही देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है, ध्यान से करिएगा बच्चे। अगर ऐसे लेक्चर्स आप चाहते हो तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।